नमस्कार। मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एरिस्टोटल की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। 7 पार्ट 8 पार्ट में वीडियोस पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। 6 पार्ट्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने एरिस्टोटल की अलग अलग थियरी को कवर किया। ये 7वां पार्ट है जिसमें हम एरिस्टोटल की थियरी ऑफ रेवोल्यूशन को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एरिस्टोटल ने एरिस्टोटल बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि ग्रीस में जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था। वहाँ बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी। पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमेशा होते रहते थे, जिसकी वजह से एरिस्टोटल परेशान थे और वो इसका सल्यूशन चाहते थे। और इसके सल्यूशन के लिए उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को, यानी कि ग्रीस में जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वहाँ ऐसे 158 छोटे छोटे स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को डीपली स्टडी किया, ताकि वो समझ सके कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है और इतने चेंजेस आ रहे हैं। तो उनका मोटो यही था कि वो एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन दे सकें। ध्यान रखें कि एरिस्टोटल की थियरी में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो एरिस्टोटल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल्स टू स्टेट इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट, यानी कि एरिस्टोटल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट में कोई अंतर नहीं है। वो तीनों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही स्टेट कहते हैं, स्टेट को ही गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल होगा तो ही स्टेट स्टेबल होगा और गवर्नमेंट स्टेबल होगा, और जब गवर्नमेंट स्टेबल होगा तो स्टेट तो बैलेंस्ड रहेगा ही। तो एरिस्टोटल परेशान थे क्योंकि जो ग्रीस के स्टेट्स थे वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं था और वो स्टेबिलिटी चाहते थे। तो वो वजह जानना चाहते थे कि रिवोल्यूशन का, चेंजेस का कारण क्या है, जिसके लिए वो 158 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस की डीपली स्टडी करते हैं, एग्जॉस्टिव स्टडी करते हैं और उसके बाद अपने थियरी ऑफ रेवोल्यूशन को देते हैं। और ये स्टडी करने के बाद ही वो अपना थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देते हैं, जो हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एरिस्टोटल पे क्लिक करिए और आप एरिस्टोटल के सारे पार्ट्स को देख पाएंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा कि एरिस्टोटल परेशान थे क्योंकि ग्रीस के छोटे छोटे स्टेट्स में पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं था और वो सोल्यूशन चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 158 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस को डीपली स्टडी किया और अपनी थियरी दी, जिसमें उन्होंने रीजंस बताए कि क्या कारण है रिवोल्यूशन के, चेंजेस क्यों आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। और उन्होंने निवारण भी बताया, रेमेडीज़ भी बताई कि क्या हम करें कि ये जो चेंजेस हैं वो रुक पाएँ। ठीक है, स्टेट को क्या कदम उठाना चाहिए। तो उन्होंने कॉजेज़ भी बताए और रेमेडीज़ भी बताए, यानी कि कारण और निवारण बताया रेवोल्यूशन का। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब देखो, एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स, और अपनी बुक पॉलिटिक्स के 5वें भाग में, 5th बुक ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने ये रेवोल्यूशन की थियरी दी है, जिसमें उन्होंने रेवोल्यूशन के कॉजेज और क्योर्स यानी कि रेमेडीज के बारे में बताया है। सबसे पहले समझते हैं कि एरिस्टोटल रिवोल्यूशन से क्या समझते हैं। एरिस्टोटल के लिए रिवोल्यूशन क्या है? जब भी हम पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, जब भी हम किसी फिलोसोफर को पढ़ते हैं, तो हम उसकी थियरी को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और यही हमें करना है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना कि रिवोल्यूशन क्या है। एरिस्टोटल रिवोल्यूशन को किस नज़र से देखते थे? तो देखो, जनरली अगर मैं कहूँ कि रिवोल्यूशन क्या है तो आप कहेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज, यानी कि एक बहुत वायलेंस के साथ जो चेंज होता है, हम उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो अचानक से कोई डिक्टेटरशिप आ जाए, कोई डिक्टेटर आ जाए, जो मान लो हमारे मिलिट्री का जो हेड है वो डिक्टेटर बन जाए और पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाए, तो हम इसे रेवोल्यूशन कहेंगे। लेकिन एरिस्टोटल के लिए अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है वो थोड़ी सी लेस डेमोक्रेटिक हो जाए तो वो भी उनके लिए रेवोल्यूशन है। मतलब स्लाइटेस्ट चेंज भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम में आता है तो एरिस्टोटल उसको रेवोल्यूशन समझते हैं। वो एक कंजर्वेटिव सोच के, ही इज़ कंजर्वेटिव बिकॉज ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद चेंज। तो एक स्लाइटेस्ट चेंज भी गवर्नेंस में अगर आता है, पॉलिटिकल सिस्टम में आता है, तो एरिस्टोटल उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। जबकि जनरल आइडिया क्या है रेवोल्यूशन का? कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ सिस्टम, मतलब पूरा सिस्टम अगर डेमोक्रेसी से एकदम से डिक्टेटरशिप आ जाए तो तब हम उसे रेवोल्यूशन कहेंगे। लेकिन एरिस्टोटल, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ी सी लेस डेमोक्रेटिक हो जाए तो एरिस्टोटल उसे भी रेवोल्यूशन मानते हैं। तो अब हम आगे जब भी रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो आप समझिए
ये सोचिएगा कि अगर थोड़ा सा भी चेंज है तो एरिस्टोटल उसको रेवोल्यूशन ही कहेंगे। आइए देखते हैं कि क्या कॉजेज है रेवोल्यूशन के एरिस्टोटल के हिसाब से, यानी कि 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ करके एरिस्टोटल ने क्या समझा कि किस वजह से रेवोल्यूशन आ रहा है, चेंज किस वजह से आ रहा है, क्या कारण है रेवोल्यूशन के। तो एरिस्टोटल ने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहला उन्होंने बताया पर्टिकुलर कॉजेज सॉरी, और दूसरा बताया जनरल कॉजेज। तो देखो, पर्टिकुलर कॉजेज क्या है। तो पर्टिकुलर कॉजेज में उन्होंने बताया कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में रेवोल्यूशन क्यों आता है, यानी किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रेवोल्यूशन क्यों आता है। मतलब अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे रेवोल्यूशन आने के क्या क्या कारण है, एरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, तो रेवोल्यूशन आने के क्या क्या कारण है, ये पर्टिकुलर कॉजेज में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम, किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर रेवोल्यूशन क्यों आ रहा है, इसके बारे में बताया जाएगा। और जनरल कॉजेज में बताया जाएगा कि जनरली रेवोल्यूशन क्यों होता है। ठीक है, तो पहले हम पर्टिकुलर कॉजेज देखेंगे कि एरिस्टोटल ने क्या बताया, पर्टिकुलर कॉजेज क्या है रेवोल्यूशन के। पहला है मोनार्की, यानी कि अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की हो तो वहाँ पे रेवोल्यूशन क्यों आता है। मोनार्की यानी कि एक राजा है जो रूल कर रहा है, तो वहाँ पे रेवोल्यूशन क्यों आएगा। तो देखो, यहाँ पे बहुत कॉमन रीज़न है कि फैमिली कॉन्स्पिरेसी की वजह से या जेलसी की वजह से। यानी समझ लो कोई राजा है तो उसका कोई भाई है, उसे चाहिए कि मैं राजा बनूं, तो वो सोचेगा कैसे इसको यहाँ से हटा दिया जाए और राजा बन जाया जाए। उसका ये मोटो नहीं है कि मुझे लोगों के लिए राजा बनना है, लोगों के हित में काम करने के लिए नहीं, वो खुद राजा बनना चाहता है, उसे लोभ है सत्ता का। तो इस वजह से फैमिली कॉन्स्पिरेसी, या फिर मान लो कोई मंत्री है, वही चाहेगा कि मैं राजा को मार के मैं राजा बन जाऊं। तो मोनार्की में ये बहुत कॉमन है कि फैमिली कॉन्स्पिरेसी और जेलसी की वजह से रेवोल्यूशन आता है। और जब भी राजा को मार के कोई और राजा बन जाएगा तो दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। समझो जो राजा है वो लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, और उसे मार के जो राजा बनेगा वो तो सिर्फ सत्ता के लिए राजा बन रहा है, तो उसके लिए सिर्फ अपना पोजीशन इंपॉर्टेंट है, तो वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदल देगा, वो डिक्टेटर बन जाएगा। तो इस वजह से पूरा रेवोल्यूशन आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और एरिस्टोटल तो थोड़े से भी चेंजेस को रेवोल्यूशन ही कहते हैं। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग मोनार्की में रेवोल्यूशन का कारण है फैमिली कॉन्स्पिरेसी और जेलसी। और दूसरा उन्होंने पर्टिकुलर कॉजेज में बताया एरिस्टोक्रेसी या ओलिगार्की में क्या रीज़न होते हैं रेवोल्यूशन के। तो सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों में ही फ्यू पीपल रूल करते हैं। एरिस्टोक्रेसी में जो है वो कुछ लोग मिल करके रूल करते हैं, वो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं कुछ लोग जो रूल करते हैं। ये एरिस्टोक्रेसी एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कुछ लोग लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। और ओलिगार्की में वही कुछ लोग जो है करप्ट हैं और वो अपने लिए अपने हित में काम कर रहे हैं, तो उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओलिगार्की कहेंगे। तो मोनार्की में सिर्फ एक कोई इंसान रूल करता है, और एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में कुछ लोग, फ्यू पीपल मिलकर, कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर के रूल करते हैं। एक छोटा सा ग्रुप है, अगर वो नोबल क्लास का है और वो लोगों के हित के लिए काम कर रहा है तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और एक छोटा सा ग्रुप जो अपने फायदे के लिए रूल कर रहा है, करप्ट है, तो उसे ओलिगार्की कहते हैं उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। तो इन दोनों में ही रेवोल्यूशन का क्या कारण होता है। देखो, रेवोल्यूशन ड्यू टू कॉन्स्पिरेसी बाय पुअर्स। तो इसमें क्या होता है, देखो कुछ लोग हैं जो मिलकर के रूल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर वो करप्ट हैं, ओलिगार्की है, तो क्या होगा कि वो लोगों को टॉर्चर करेंगे, लोगों के हित में काम नहीं करेंगे, लोगों के ऊपर सिर्फ अपना फ़ायदा कमाने के बारे में सोचेंगे, लोगों का भला नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। तो जब कोई प्रताड़ित होगा तो वो क्या करेगा, रिवॉल्ट करेगा, तो रिवोल्यूशन आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन की थियोरी में भी एरिस्टोटल के हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो वो रूल करते हैं, उस एरिस्टोक्रेसी कहलाती है वो। जब कुछ लोग लोगों के हित के लिए रूल कर रहे हैं तो वो एरिस्टोक्रेसी कहलाती है। लेकिन कुछ समय बाद वही लोग करप्ट हो जाते हैं और वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओलिगार्की में बदल जाती है। और जैसे ही वो लोग करप्ट हुए, लोगों के ऊपर वो लोग अत्याचार करेंगे, और बहुत ज़्यादा जब अत्याचार बढ़ेगा तो लोग रिवॉल्ट करेंगे और रेवोल्यूशन आएगा। तो एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्की में रिवोल्यूशन का क्या कारण है, कॉन्स्पिरेसी बाय पुअर्स। जो गरीब लोग हैं वो षड्यंत्र करेंगे, वो अब रिवॉल्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। तो रिवोल्यूशन ड्यू टू पुअर। ठीक है,
अब देखो, डेमोक्रेसी तीसरा पर्टिकुलर कॉजेज में एरिस्टोटल ने क्या बताया, डेमोक्रेसी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिवोल्यूशन क्यों आता है। इसमें भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि करप्ट लीडर्स जो अमीर लीडर्स जो बन जाते हैं, जो करप्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो क्या करते हैं कि वो लोगों को जो है प्रॉमिसेस करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बातों से, लेकिन फिर वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते और फिर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे हम ही अगर अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं जो हमसे बहुत प्रॉमिसेस करता है कि आप हमें वोट दीजिए और हम ये सब आपके लिए करेंगे, और हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और उसको वोट करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो हमारे सारे प्रॉमिसेस को तोड़ देता है, किसी प्रॉमिस को पूरा नहीं करता और सिर्फ अपना लोगों को का यूज़ करके अपना पावर और पोजीशन को गेन कर लेता है। तो फिर अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वोट में उसको बिल्कुल वोट नहीं करेंगे और उसको उखाड़ के फेंक देंगे, तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में इस तरह से रिवॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर कॉजेज बताए एरिस्टोटल ने रिवॉल्यूशन के। अब हम कुछ जनरल कॉजेज देखेंगे। पर्टिकुलर कॉजेज में हमने देखा कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिवॉल्यूशन के क्या रीजंस हैं। अब हम देखेंगे जनरली रिवॉल्यूशन का क्या कारण होता है। तो सबसे पहला कारण होता है इनइक्वालिटी। ये एक बहुत बहुत ही जनरल रीज़न है। कहीं पे भी इनइक्वालिटी है तभी वहाँ रिवॉल्यूशन आएगा। कहीं लोगों को फील होगा कि हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ है, तो वो रिवॉल्ट करेंगे। अब ये जो इनइक्वालिटी की फीलिंग है, ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। हो सकता है कि मेरे साथ सच में समानता का व्यवहार नहीं हुआ है, मैं सच में मुझे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है सोसाइटी में, कंट्री में, तो मैं रिवॉल्ट करूँगी, तब तो ये एक पॉजिटिव रिवॉल्यूशन हो गया। लेकिन कई बार लोगों का इमेजिनरी भी होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेजेस में जो छात्र नेता होते हैं वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं छात्रों को, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि हाँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मेरे साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं हुआ है, और फिर वो उनके साथ मिल करके धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तो इनइक्वालिटी जो है ना, वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, लेकिन रिवॉल्यूशन जो है इनइक्वालिटी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब भी लोगों को फील होगा कि उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हुआ है, इनइक्वालिटी हुई है, तो उन्हें इनजस्टिस की फीलिंग आएगी, अन्याय की फीलिंग आएगी, और जब ये फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो रिवॉल्यूशन होगा, बदलाव होगा। ठीक है, दूसरा जनरल कॉज क्या है रिवॉल्यूशन का, पैशन फॉर पावर एंड प्रिविलेजेस। मतलब कि पावर और प्रिविलेजेस का पैशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी के अंदर इच्छा है सत्ता का, पावर का, कि मेरे हाथ में पावर हो। जैसा कि हमने पर्टिकुलर कॉज में देखा कि मोनार्की में जो राजा है उसके भाई को या उसके मंत्री को बहुत ज़्यादा लोभ है कि मैं राजा बन जाऊं, तो उस राजा को वो मार डालेगा, षड्यंत्र रचेगा और खुद राजा बन जाएगा और फिर लोगों को प्रताड़ित करेगा और फिर वहाँ रिवॉल्यूशन आएगा। तो पैशन फॉर पावर और प्रिविलेजेस भी एक बहुत बड़ा कॉज है रिवॉल्यूशन का, और ये जनरल कॉजेज में आता है। नेक्स्ट जनरल कॉज क्या है रिवॉल्यूशन का, फियरलेसनेस एंड करप्शन ऑफ रूलिंग क्लास। अब जो क्लास रूल कर रहा है वो बहुत ज़्यादा फियरलेस हो जाए तो वो करप्ट हो जाएगा और तब रिवॉल्यूशन आएगा। कैसे, मान लो हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर उसके ऊपर कोई अथॉरिटी ना हो, कोई उससे क्वेश्चन करने वाला ना हो कि आप जो ये कर रहे हैं वो उसका जवाब दीजिए कि आपने ये कैसे क्यों किया, क्या पॉलिसीज़ आप लेकर आए, कहाँ पैसे खर्च हो रहा है, ये आपने क्यों किया। अगर मीडिया ना हो या फिर उनके पार्लियामेंट में क्वेश्चन करने के लिए सेशंस ना हो, तो फिर जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से फियरलेस हो जाएगी और करप्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो करप्ट होगी वो हमें प्रताड़ित करेगी, और जब हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होंगे तो हम रिवॉल्ट करेंगे और रिवॉल्यूशन आएगा। तो फियरलेसनेस एंड करप्शन ऑफ रूलिंग क्लास इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ रेवोल्यूशन। और नेक्स्ट क्या है रीज़न रेवोल्यूशन का, एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो जाए इनकम और वेल्थ का, तो भी रेवोल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास को हटा दिया जाए, अगर हम मिडिल क्लास को हटा दें तो रिवॉल्यूशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों, अभी क्या होता है, मिडिल क्लास जब है तो जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वो देखते हैं कि अरे ये हमसे थोड़े से ही तो अमीर हैं, और हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो हमसे थोड़े से ही तो अमीर है। लेकिन अगर मिडिल क्लास पूरी तरह से हट जाए तो गरीब लोग सोचेंगे अभी यहाँ पे हमारे खाने के लिए रोटी भी नहीं है, और उनके 5 स्टार्स
होटल्स उनके अपने खुद के 5 स्टार होटल्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फील करेंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और रिवॉल्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सट्रीम इनइक्वालिटी ऑफ की जो फीलिंग होती है ना, एक्सट्रीम इनइक्वालिटी जब हो जाती है इनकम और वेल्थ की, तो रेवोल्यूशन आता है और मिडिल क्लास इसको बैलेंस कर लेता है। तो अगर मिडिल क्लास हट जाए और सिर्फ बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा अमीर लोगों में सोसाइटी बढ़ जाए, तो रेवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जनरल कॉज क्या है रेवोल्यूशन का? राइवलरीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं उनके बीच में अगर राइवलरी हो जाए, वाद विवाद हो जाए, मतलब मतभेद हो जाए, तो भी रेवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई लोगों के बीच में भारत में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से दो देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। तो जिसकी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डिफरेंट सेक्शंस के बीच में राइवलरीज होने की वजह से कैसे रेवोल्यूशन आता है, कैसे चेंजेस आते हैं। अब नेक्स्ट जनरल कॉज क्या है रेवोल्यूशन का? सडन इन्फ्लो ऑफ फॉरेनर्स का सडन इन्फ्लो अगर हो जाए, अचानक से फॉरेनर्स कंट्री में आ जाए, तो भी रेवोल्यूशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो वो आकर के रूल करने लग जाए जैसे हमारे यहाँ हुआ, तो भी रेवोल्यूशन होगा, वो फ़ायदा उठाएंगे और हम प्रताड़ित होंगे और फिर हम रिवॉल्ट करेंगे। या फिर ये हो सकता है कि हम उनके थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए और तो भी हम अपने सिस्टम में चेंजेस लेकर आएँ, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? इफ़ रूलिंग क्लास इग्नोर स्मॉल चेंजेस, अगर जो सरकार है जो रूल कर रही है वो छोटे छोटे सोसाइटी के चेंजेस को इग्नोर करे, तो बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है वो रेवोल्यूशन का। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जो सरकार है वो सोसाइटी में छोटे छोटे चेंजेस हो रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अगर वो उस चीज़ को इग्नोर कर देती है, लोगों की डिमांड्स को इग्नोर कर देती है, क्या लोगों की ज़रूरत है, तो फिर लोग रिवॉल्ट करेंगे, रेवोल्यूशन आएगा। नेक्स्ट कॉज क्या है? इफ स्टेट रिवॉर्ड्स दोज हु डोंट डिजर्व, अगर जो लोग डिजर्व नहीं करते रिवॉर्ड्स, उनको भी स्टेट रिवॉर्ड देती है किसी भी तरह का रिवॉर्ड, तो फिर जो लोगों को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है और वो डिजर्विंग है, उनके अंदर एक फीलिंग क्रिएट होगी इनइक्वालिटी की, और जहाँ इनइक्वालिटी की फीलिंग आई वहाँ रिवॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट कॉज क्या है? इफ स्टेट रिवॉर्ड्स दोज इफ स्टेट डजंट रिवॉर्ड हु डिजर्व, हाँ बिल्कुल, अगर जो डिजर्व कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया तो भी रिवोल्यूशन आएगा। तो बेसिकली मतलब ये है कि जिन जो लोग किसी रिवॉर्ड के हकदार हैं, उन्हें अगर आप रिवॉर्ड नहीं देते हो, तो भी उनके मन में इनइक्वालिटी की फीलिंग आएगी और रिवोल्यूशन होगा। और अगर जो हकदार नहीं हैं उनको रिवॉर्ड दे देते हो, तो जिन्हें नहीं मिला उनके मन में रिवोल्यूशन इनइक्वालिटी की फीलिंग आएगी और फिर भी रिवोल्यूशन होगा। तो ये दोनों बहुत बड़े कॉजेज हैं रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट कॉज क्या है? डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एनी एस्पेक्ट ऑफ स्टेट, किसी स्टेट के, मान लो कोई स्टेट का कोई पार्ट बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल एरिया किसी का बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया और बाकी दूसरे पार्ट में नहीं हुआ, तो दूसरे पार्ट के लोग सोचेंगे कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और फिर रिवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर जो है, पहले एक स्टेट हुआ करता था, वो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि उनके साथ इनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो वो एक रिवोल्यूशन का बहुत बड़ा रीज़न था। तो नेक्स्ट रीज़न क्या है? चेंज इज़ नेचुरल। नेक्स्ट रीज़न ये है कि चेंज जो है वो नेचुरल है, और ये वर्ल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और लोगों को चेंज पसंद है, लोग चेंजेस प्रेफर करते हैं, इस वजह से भी रिवोल्यूशन आता है। तो ये कुछ जनरल कॉजेज़ थे जो रिवोल्यूशन, और पर्टिकुलर कॉजेज़ भी थे जो रिवोल्यूशन एरिस्टोटल ने बताए। पहले हमने पर्टिकुलर कॉजेज़ देखा कि कैसे किसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रिवोल्यूशन आता है, क्या क्या रीज़न है उसकी वजह से उसकी, और फिर हमने देखा कि क्या जनरल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से रिवोल्यूशन आता है। ये सब एरिस्टोटल ने बताया। कैसे बताया? 158 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने डीपली स्टडी किया, रिगरस स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने ये सारे रीजंस बताए कि क्यों रिवोल्यूशन आता है, क्यों चेंजेस आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। अब
उन्होंने रेमेडीज़ भी बताए कि इस रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल को रिवॉल्यूशन नहीं पसंद है, वो एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चाहते हैं। और इसी से परेशान होकर उन्होंने ये स्टडी करना स्टार्ट किया और अपनी रिवॉल्यूशन की थियरी दी और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी थियरी दी, जो हमने कवर कर लिया है। आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। अब देखते हैं कि क्या मेजर्स उन्होंने बताए रिवॉल्यूशन से डील करने के लिए, कि कैसे हम रिवॉल्यूशन से डील करें, कैसे उसको रोकें। तो पहला उन्होंने बताया कि स्टेट को जो है एक स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस क्रिएट करना चाहिए सिटीजन्स के अंदर। मतलब स्टेट को एक ऐसी भावना अपने नागरिकों के अंदर क्रिएट करनी चाहिए कि वो उस खुद अपने आप स्टेट को ओबे करें। जैसे मोदी जी ने कहा कि सबको दिया जलाना है, तो सबने दिया जलाया। वो किसी को घर में आके देख नहीं रहे थे कि आपने दिया जलाया कि नहीं, फिर भी सबने आउट ऑफ रेस्पेक्ट जलाया, क्योंकि उन्होंने एक स्पिरिट क्रिएट की है ओबीडियंस की लोगों के अंदर, कि वो लोग उनकी बात मानेंगे अपने कामों से। तो इस तरह का एक स्पिरिट एक स्टेट को क्रिएट करना चाहिए लोगों के अंदर, सिटीजन्स के अंदर। दूसरा क्या मेजर हो सकता है रिवॉल्यूशन को रोकने का, कि स्टेट शुड एजुकेट सिटीजन्स इन सिविक वर्च्यूज। स्टेट जो है उसको एजुकेशन एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले कर सकता है रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको प्रॉपर्ली बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो समझ पाएंगे और वो रिवॉल्यूशन रिवॉल्ट करने से बचेंगे। अब स्टेट शुड इनकलकेट फीलिंग ऑफ पैट्रियाटिज्म। देशभक्ति की भावना स्टेट को इनकलकेट करनी चाहिए लोगों के अंदर। जैसे हमारे यहाँ या किसी भी देश में लोगों के अंदर अपने देश के प्रति एक सम्मान की भावना होती है, एक देशभक्ति की भावना होती है। तो अगर ऐसी कोई भावना, ऐसी ही एक भावना स्टेट जो है अपने नागरिकों के अंदर इनकलकेट कर पाए, तो रिवॉल्यूशन के चांसेस कम हो जाएंगे। और उन्होंने बताया कि स्टेट शुड ट्रीट द कॉजेज गिविंग राइज टू रिवॉल्यूशन। स्टेट को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन आ सकता है, और उसको पूरी तरह से उसको डील करना चाहिए उससे। अगर स्टेट को लगता है कि इस वजह से लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं, तो उस वजह को ख़त्म करो, उनकी डिमांड्स को पूरा करो। तो ये कुछ मेजर्स बताए एरिस्टोटल ने रेवोल्यूशन को डील करने के लिए, रेवोल्यूशन से बचने के लिए। तो हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा कि एरिस्टोटल जो है वो ग्रीस के स्टेट्स में पॉलिटिकल सिस्टम की इनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत परेशान थे, और वो चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल हो। इसके लिए उन्होंने डीप स्टडी की 158 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशंस की, और उसके बाद उन्होंने अपनी थियरी ऑफ रेवोल्यूशन दी अपनी बुक पॉलिटिक्स के 5th पार्ट में। और उस थियरी में उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन के क्या क्या कॉजेज़ हैं। उन्होंने 2 कॉजेज़ बताए, पर्टिकुलर कॉजेज़ और जनरल कॉजेज़। पर्टिकुलर कॉजेज़ में उन्होंने बताया कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रेवोल्यूशन के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, और जनरल कॉजेज़ में उन्होंने बताया कि जनरली क्या कॉजेज़ होते हैं रेवोल्यूशन के। और उसके बाद उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन से कैसे डील करें, कैसे हम रेवोल्यूशन को रोकें। तो ये थी पूरी एरिस्टोटल की थियरी ऑफ रेवोल्यूशन। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म क्या है एरिस्टोटल के थियरी ऑफ रेवोल्यूशन का। तो देखो, एरिस्टोटल, बहुत से लोग कहते हैं कि एरिस्टोटल की थियरी ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। वो सिर्फ पॉलिटिकल चेंज को ही रिवोल्यूशन कहते हैं, जबकि रिवोल्यूशन एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव सोशल चेंज है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट करके घर में ही रहती थी, लेकिन अब वो हर जगह मर्दों के भी सारे काम कर रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। लेकिन एरिस्टोटल के लिए ये रेवोल्यूशन नहीं है। एरिस्टोटल तो बस पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस को ही रेवोल्यूशन मान रहे हैं। वो सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में ही, वहाँ के ही चेंजेस को रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। रेवोल्यूशन एक ओवरऑल कॉम्प्रहेंसिव चेंज होता है, जो कि सोसाइटी के हर, अगर रेवोल्यूशन हुआ तो सोसाइटी के हर एस्पेक्ट पे, सोसाइटी के हर पार्ट पे, चाहे वो सोशल पार्ट हो या पॉलिटिकल पार्ट हो, हर जगह इसका फ़र्क पड़ेगा और ओवरऑल चेंज होगा। तो बहुत से लोग मानते हैं कि थियरी ऑफ रिवोल्यूशन जो है, अरिस्टोटल ने जिस रिवोल्यूशन की बात की, वो एक बहुत नैरो कंसेप्ट है। और क्या, किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है अरिस्टोटल की थियरी ऑफ रिवोल्यूशन को? लोग कहते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो रिवोल्यूशन को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं। अरिस्टोटल जो है वो रिवोल्यूशन का सिर्फ नेगेटिव चेहरा देख रहे हैं, जबकि रिवोल्यूशन का एक पॉजिटिव चेहरा भी है। क्योंकि रेवोल्यूशन की वजह से ही हम समय के साथ साथ अपने आगे बढ़ पा रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तभी हम अच्छे से आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर सोचो, हम अभी तक आज़ादी के पहले
के समय में जैसे हम रहते थे, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर के हो, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन को लेकर के हो, माइंडसेट को लेकर के हो, अगर हम वैसे ही होते तो अभी हम बहुत पिछड़े रह जाते बाकी देशों के मुकाबले। तो रिवॉल्यूशन एक बहुत पॉजिटिव टर्म भी है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मॉडर्नाइज होते हैं, अपना माइंडसेट बदलते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो रिवॉल्यूशन एक पॉजिटिव टर्म भी है, रिवॉल्यूशन का एक पॉजिटिव चेहरा भी है। इसको एरिस्टोटल ने हमें नहीं दिखाया, इसको एरिस्टोटल ने इस तरह से नहीं समझाया, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। तो हमने देखा एरिस्टोटल की थियरी ऑफ रिवोल्यूशन को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। थियरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, एरिस्टोटल को क्लिक करिए और वहाँ पे एरिस्टोटल की सारी थियरीज आपको दिख जाएंगी। और मैंने प्लेटो वीडियो सीरीज भी कवर कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एरिस्टोटल की थियरी ऑफ लॉ को कवर करेंगे। So thank you so much for watching till now. Please like, share and subscribe my channel Talking Polity, and please suggest what you want me to introduce in my which series should I introduce. What do you want me to teach? Thank you so much. Please like, share and subscribe. Goodbye.